तो नमस्कार, आपका स्वागत है द साइंस हब में। आप लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी की साइंस क्लासेस। आज 8th क्लास में आप लोग पढ़ेंगे 18 चैप्टर, जिसका टॉपिक है वायु तथा जल का प्रदूषण। अर्थात दोस्तों, अपनी जो वायु है, हवा है, जिसके माध्यम से हम श्वसन क्रिया करते हैं, जल है जिसको हम पीते हैं, अपनी बॉडी में 70% पानी होता है। तो ये सब जल और वायु में प्रदूषण कैसे होता है, आज इसके बारे में पढ़ेंगे। आपने देखा होगा, महसूस भी किया होगा, जो मेट्रो सिटी होती हैं, हाईटेक सिटी होती हैं, उनका टेम्परेचर और एक गांव के टेम्परेचर में लगभग 1 सेल्सियस का अंतर होता है, किसी भी सीजन में लें। क्योंकि जो मेट्रो सिटी होती हैं उनमें विभिन्न प्रकार के वाहन चलते हैं और गांव में बहुत कम वाहन चलते हैं। जल प्रदूषण की बात करें, काफ़ी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री फैक्ट्री होती, इनका जो गंदा पानी होता है डायरेक्ट किसी नदी नाले या नहर में जाता है, जिससे यह जल प्रदूषण करता है। दोस्तों, आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, और इसके अलावा आपको हम कराएंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी। तो आइए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर वायु तथा जल का प्रदूषण। पहली और बूझो ये जानकर फूले नहीं समा रहे थे कि आगरा का ताजमहल संसार के 7 आश्चर्यों में से एक है, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगरा किस शहर में स्थित है? यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। जो ताजमहल है वह शाहजहां ने बनवाया था। और जो ताजमहल है वो किस नदी के किनारे स्थित है? यह यमुना नदी के किनारे स्थित है। यह विश्व में क्या है, 7वें नंबर पे आश्चर्य करने वाली एक इमारत है, एक ऐतिहासिक इमारत है। परंतु ये सुनकर वे दुखी भी थे कि सफ़ेद संगमरमर की इस इमारत की भव्यता को इसके चारों ओर के क्षेत्र के वायु प्रदूषण से खतरा है। वे यह जानने के लिए उत्सुक थे कि वायु तथा जल प्रदूषण से निपटने के लिए जो उसका मतलब निस्तारण है, क्या करना चाहिए। हम सब जागरूक हैं कि हमारा पर्यावरण अब वैसा नहीं है जैसा यह पहले था। हमारे बड़े बूढ़े नीले आकाश तथा स्वच्छ जल एवं शुद्ध वायु के विषय में बातचीत करते हैं, जो उनके समय में उपलब्ध थे। जनसंचार के साधन पर्यावरण की गुणवत्ता में निरंतर हो रही गिरावट के विषय में नियमित रूप से जानकारी देते रहते हैं। हम स्वयं अपने जीवन में वायु तथा जल की गुणवत्ता में हो रही गिरावट के दुष्प्रभाव का अनुभव करते हैं। उदाहरण के लिए, श्वसन रोगों से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। हम उस समय की कल्पना मात्र से ही भयभीत हो जाते हैं जब हमें स्वच्छ वायु तथा जल उपलब्ध नहीं होंगे। आपने अपनी पिछली कक्षाओं में वायु तथा जल के महत्व को समझ लिया है। इस अध्याय में हम अपने आसपास होने वाले हानिकारक परिवर्तनों तथा हमारे जीवन पर इनके प्रभावों के विषय में अध्ययन करेंगे। आइए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या, वायु प्रदूषण। देखिए दोस्तों, ये एयर पोल्यूशन होता क्या है। हम कुछ समय तक भोजन के बिना जीवित रह सकते, परंतु वायु के बिना तो हम कुछ क्षण भी जीवित नहीं रह सकते। यह साधारण तथ्य हमें बताता है कि स्वच्छ वायु हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। और जब हम लोग श्वसन क्रिया करते, कौन सी गैस लेते? तब हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। ऑक्सीजन वातावरण में कितनी है? 21%। आप यह जानते हैं कि वायु गैसों का मिश्रण है। आयतन के अनुसार इस मिश्रण का लगभग 78% नाइट्रोजन तथा लगभग 21% ऑक्सीजन है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, मीथेन तथा जल वाष्प भी वायु में अल्प मात्रा में उपस्थित होते हैं। आइए अब देखेंगे हम लोग क्रियाकलाप 18.1। क्या देखना है? 18.1 देखना है। आपने धुआं उगलते ईंट के भट्टे के निकट से गुजरते समय अपनी नाक को ढका होगा। आपको भीड़ वाली सड़कों पर चलते समय खांसी आई होगी, जैसा कि चित्र 18.1 में आप लोग देखेंगे। अपने अनुभवों के आधार पर नीचे दिए गए स्थानों पर वायु की गुणवत्ता की तुलना कीजिए। उपवन तथा भीड़ वाली सड़क, आवासीय क्षेत्र तथा औद्योगिक क्षेत्र, दिन में विभिन्न समयों पर जैसे प्रातःकाल, दोपहर तथा सायंकाल में भीड़ वाला चौराहा, गांव तथा शहर। अब आप लोग एक चित्र देखेंगे। ये देखिए चित्र 18.1, शहर की भीड़ भाड़ वाली सड़क। आप लोग देख पा रहे हैं किस तरीके से ट्रैफिक जाम। अब दोस्तों, इतने सारे वाहन हैं
तो इनसे क्या होगा, धुआं निकलेगा। धुआं में विभिन्न प्रकार की जहरीली गैसें होती हैं जो वायु प्रदूषण क्या उत्पन्न करती हैं। और इस टाइप के एरिया में, ऐसे ट्रैफिक वाले एरिया में श्वसन क्रिया में भी प्रॉब्लम होती है, ब्रीथिंग में भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जहरीली गैसें क्या करती है, हमारी जो श्वसन क्रिया है, श्वास नली है, उसको स्टॉप करती है। जो हमें ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में चाहिए वह हमें प्राप्त नहीं हो पाती है। उपरोक्त क्रियाकलाप में आपका एक प्रेक्षण यह भी हो सकता है कि वायुमंडल में धुएं की मात्रा में अंतर है। क्या आप जानते हैं कि यह धुआं कहाँ से आया होगा? इस प्रकार के पदार्थों जैसे उद्योगों व स्वचालित वाहनों से निकले धुएं के मिल जाने से भिन्न भिन्न स्थानों की वायुमंडल की प्रकृति एवं संगठन में बदलाव आ जाता है। जब वायु ऐसे अनचाहे पदार्थों के द्वारा संदूषित हो जाती है तो सजीव तथा निर्जीव दोनों के लिए हानिकारक है। तो इसे क्या कहते हैं? इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। इसे दोस्तों क्या कहते हैं? इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण को इंग्लिश में एयर पोल्यूशन कहा जाता है। अब पढ़ेंगे वायु कैसे प्रदूषित होती है। अब हमें जानना है कि जो जिस वातावरण में, जिस वायु में हम लोग श्वसन क्रिया कर रहे हैं वह कैसे प्रदूषित होती है, उसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो जो पदार्थ, क्या दोस्तों, जो पदार्थ वायु को संदूषित करते हैं उन्हें वायु प्रदूषक कहते हैं। क्या कहते हैं? वायु प्रदूषक। उनको हम लोग वायु प्रदूषक कहते हैं। कभी कभी ये प्रदूषक प्राकृतिक स्रोतों जैसे ज्वालामुखी का फटना, वनों में लगने वाली आग से उठा धुआं अथवा धूल द्वारा आ सकते हैं। मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा भी वायु में प्रदूषक मिलते रहते हैं। इन वायु प्रदूषकों का स्रोत फैक्ट्री, विद्युत संयंत्र, स्वचालित वाहन, निर्वातक, जलावन लकड़ी तथा उपलों के जलने से निकला हुआ धुआं हो सकता है। अब हम लोग चित्र देखेंगे 18.2। देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, आप लोग देख पा रहे हो, ये देखिए चित्र दिया गया है, किस तरीके से इसमें धुआं निकल रहा है। देखिए, क्या चिमनी लगी हुई है, हो सकता है ईंट का भट्टा हो या कोई अन्य फैक्ट्री हो, इससे धुआं निकलता है। ये जा कहाँ रहा है? सारा का सारा इसी वातावरण में जा रहा है। और जो हम जिस वायु से श्वसन क्रिया करते, उसी श्वसन क्रिया करने वाली वायु में जाकर यह धुआं मिल जाता है। तो यह नुकसान करेगा कि नहीं करेगा दोस्तों? बिल्कुल दोस्तों, यह हेल्थ के लिए बहुत डेंजरस होता है। अब हम देखेंगे क्रियाकलाप 18.2। आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि बच्चों में श्वसन समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही। श्वसन समस्याओं से कितने बच्चे पीड़ित हैं, इसे ज्ञात करने के लिए आप अपने मित्रों तथा पास पड़ोस के घरों का सर्वेक्षण करते हैं। बहुत सी श्वसन समस्याएं वायु प्रदूषण के कारण होती हैं। आइए जानने का प्रयास करें कि प्रदूषित वायु में कौन से पदार्थ अथवा प्रदूषक उपस्थित होते हैं। क्या आपने कभी यह ध्यान दिया है कि हमारे शहरों में कितनी तेजी से वाहनों की संख्या बढ़ रही है? वाहन अधिक मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा धुआं उत्पन्न करते हैं। कौन कौन सी गैसें हैं? एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है और धुआं दोस्तों है। तो इतनी चीज़ें यह उत्पन्न करता। अभी आपको चित्र दिखाएंगे 18.3। पेट्रोल तथा डीजल जैसे ईंधनों के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है। यह एक विषैली गैस है। यह रुधिर में ऑक्सीजन वाहक क्षमता को घटा देती है। ये देखिए दोस्तों चित्र, स्वचालित वाहनों के कारण वायु प्रदूषण। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से धुआं निकल रहा है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो ये वायु प्रदूषण ही करते हैं। अब देखेंगे येलो बॉक्स में क्या है। क्या आप जानते हैं ये दिल्ली में पंजीकृत वाहनों को एक के बाद एक लाइन में खड़ा करें तो ये संसार की दो सर्वाधिक लंबी नदियों नील तथा अमेजन की संयुक्त लंबाई के लगभग बराबर लंबी हो जाएंगी। तो जैसा कि आपकी बात करें नील तथा अमेजन नदियाँ, इनकी लंबाई दोस्तों लगभग 6,500 है। कितनी है? 6,500। किसी की 6,296 है, किसी की 6,500। लगभग 6,500 किलोमीटर की लंबाई इन दो नदियों की है लगभग में दोस्तों। अब देखिए, बूझों की विशेषता सर्दियों में वायुमंडल में दिखने वाली कोहरे जैसी मोटी परत है। ये धूम कोहरा होता है। यह क्या होता है? यह धूम कोहरा होता है जो धुएं तथा कोहरे से बनता है। धुएं में नाइट्रोजन के ऑक्साइड उपस्थित हो सकते हैं
जो अन्य वायु प्रदूषकों तथा कोहरे के संयोग से धूम कोहरा बनाते हैं। इसके कारण सांस लेने में कठिनाई वाले रोग जैसे दमा, खांसी तथा बच्चों में सांस के साथ हरहराहट हो उत्पन्न हो जाती है। हरहराहट का आप अर्थ समझें। जैसे कोई बच्चा सांस ले रहा है तो उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो और सांस लेते समय कोई ना कोई साउंड क्रिएट करे। बहुत से उद्योग भी वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं। पेट्रोलियम परिष्करणशालाएं सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे गैसीय प्रदूषकों की प्रमुख स्रोत है। विद्युत संयंत्रों में कोयला जैसे ईंधन के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। यह फेफड़ों को स्थायी रूप से क्या करती, क्षतिग्रस्त करने के साथ साथ श्वसन समस्याएं भी उत्पन्न कर सकती। आपने चैप्टर 5 में जीवाश्मी ईंधन के जलाने के विषय में पढ़ा था और मैंने आपको दोस्तों पढ़ाया था। अब देखेंगे हम लोग अन्य प्रकार के प्रदूषक जिनको सीएफसी शॉर्ट में बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ये? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा। सॉरी दोस्तों, बीच में खांसी आ गई। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है सीएफसी। इसका फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिनका उपयोग रेफ्रिजरेटरों, एयर कंडीशनरों तथा एरोसॉल फुहार में होता है। सीएफसी के द्वारा वायुमंडल की ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो जाती है। याद कीजिए, ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। क्या आपने ओजोन क्षेत्र के बारे में सुना है? इसके बारे में जानने का हमें प्रयास करना चाहिए। ओजोन परत जो है वह समताप मंडल में स्थित होती है। किस मंडल में? समताप मंडल। समताप मंडल को इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। सीएफसी के स्थान पर अब कम हानिकारक रसायनों का प्रयोग होने लगा है। इन गैसों के अतिरिक्त डीजल तथा पेट्रोल के दहन से चलने वाले स्वचालित वाहनों द्वारा अत्यंत छोटे कण भी उत्पन्न होते हैं जो अत्यधिक समय तक वायु में निलंबित रहते हैं। अभी आप चित्र देखेंगे 18.3। ये दृश्यता को घटा देते हैं। सांस लेने पर ये शरीर के भीतर पहुंचकर रोग उत्पन्न करते हैं। ये कण इस्पात निर्माण तथा खनन जैसे औद्योगिक प्रक्रमों द्वारा भी उत्पन्न होते हैं। विद्युत संयंत्रों से निकलने वाली राख के अति सूक्ष्म कण भी वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं। अब देखेंगे हम लोग क्रियाकलाप। ये देखिए, आप लोग देख पा रहे हैं 18.3। उपर्युक्त प्रदूषकों का उपयोग करके एक सारणी बनाइए। ये देखिए, अब आपको वायु प्रदूषक ढूंढने, स्रोत ढूंढने और उसके प्रभाव। अब हम लोग देखेंगे विशिष्ट अध्ययन। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे ताजमहल। क्या पढ़ेंगे? ताजमहल। ताजमहल किसका प्रतीक है? मोहब्बत का प्रतीक है। देखिए, पिछले 2 दशकों से अधिक समय से पर्यटकों को सर्वाधिक आकर्षित करने वाला भारत के आगरा शहर में स्थित ताजमहल चिंता का विषय बना हुआ है। जैसा कि चित्र अभी 18.4 में देखेंगे, विशेषज्ञों ने यह चेतावनी दी है कि वायु प्रदूषक इसके सफ़ेद संगमरमर को बदरंग कर रहे हैं। अतः वायु प्रदूषण द्वारा केवल सजीव ही प्रभावित नहीं होते, किंतु भवन, स्मारक तथा प्रतिमाएं जैसी निर्जीव वस्तुएं भी प्रभावित होती हैं। आगरा तथा इसके चारों ओर स्थित रबड़ प्रक्रमण, स्वचालित वाहन, रसायन और विशेषकर मथुरा तेल परिष्करणी जैसे उद्योग सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषकों को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी रहे हैं। ये गैसें वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प से अपक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। ये वर्षा को अम्लीय बनाकर वर्षा के साथ पृथ्वी पर बरस जाते हैं। इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा के कारण स्मारक के संगमरमर का संचारण होता है। इस परिघटना को संगमरमर कैंसर भी कहते हैं। मथुरा तेल परिष्करणी से उत्सर्जित काजल कण जैसे निलंबित कणों का संगमरमर को पीला करने में योगदान है। ताजमहल को सुरक्षित रखने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत से उपाय किए हैं। माननीय न्यायालय द्वारा अब देखते हैं क्या क्या किए हैं। देखिए दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आप चित्र देख लें। ये देखिए, ताजमहल आप सभी लोगों ने देखा होगा लगभग, और चित्र तो शायद ही कोई हो जिसने ना देखा हो। ये देखिए, शाहजहां ने बनवाया था। बनने में 22 वर्ष का समय लगा था। देखिए कितनी बेहतरीन खूबसूरती के साथ ये बनाया गया, और ये मोहब्बत का प्रतीक दोस्तों होता है। देखिए, अब पढ़ेंगे जैसे उद्योगों में सीएनजी। सीएनजी का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस।
हिंदी में संपीडित प्राकृतिक गैस तथा एलपीजी। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसको हिंदी में कहते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस। जैसे स्वच्छ ईंधनों का उपयोग करने के लिए आदेश दिए गए हैं, इसके अतिरिक्त ताज के क्षेत्र में मोटर वाहनों को सीसा रहित पेट्रोल का उपयोग करने के आदेश हैं। हम आपको बता दें सीएनजी क्या होता है। सीएनजी आजकल गाड़ियों में उपयोग होने लगा। दिल्ली जो अपने देश की कैपिटल और केंद्र शासित प्रदेश भी, वहाँ पर लगभग जितनी भी गाड़ियाँ चलती वह सारी की सारी सीएनजी से ही चलती हैं। एलपीजी का उपयोग क्या होता है, घरों में क्या खाना बनाने के लिए उपयोग होता है। पहले मैक्सिमम लोग क्या करते थे, चूल्हे में खाना बनाते थे। चूल्हे से क्या होता था, जब आप लकड़ी जलाएंगे, गोबर के उपले जलाएंगे या कोयला जलाएंगे, कोई भी चीज़ जलाएंगे, तो उससे क्या होगा, वायु प्रदूषण होगा। तो इसलिए एलपीजी गैस है। लगभग एलपीजी बहुत से लोग उपयोग करते हैं। अब बहुत कम लोग बचे हैं जो चूल्हे में खाना बनाने का काम करते हैं। देखिए, अपने बड़े बूढ़ों से चर्चा करके देखिए कि वे अब से 20 साल अथवा 30 वर्ष पूर्व के ताज की अवस्था के बारे में क्या कहते हैं। अपनी कतरन पुस्तिका के लिए ताजमहल का चित्र प्राप्त करने की कोशिश करनी है। अब देखिए ये भाई साहब क्या कह रहे हैं, मुझे फसलों वाला अध्याय याद आता है। मैं हैरान हूँ क्या अम्लीय वर्षा खेतों की मिट्टी तथा पौधों को भी प्रभावित करता है। तो अब हमारा टॉपिक है पौधा घर प्रभाव। क्या है पौधा घर प्रभाव, जिसको क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसे क्या कहते हैं दोस्तों, ग्रीन हाउस इफेक्ट इसको कहते हैं। देखिए, सूर्य की किरणें वायुमंडल से गुजरने के पश्चात पृथ्वी की सतह को गर्म करती और पृथ्वी पर पड़ने वाले सूर्य के विकिरणों का कुछ भाग पृथ्वी अवशोषित कर लेती है। क्या कर लेती, ये अवशोषित कर लेती है। और कुछ भाग परावर्तित होकर वापस अंतरिक्ष में लौट जाता है। परावर्तित विकिरणों का कुछ भाग वायुमंडल में रुक जाता है। ये रुका हुआ विकिरण पृथ्वी को और गर्म करता है। यदि आपने किसी पौधशाला, किसको, पौधशाला जिसको नर्सरी कहते हैं, जहाँ पर छोटे पेड़ पौधे मिलते हैं और वहाँ से हम लोग खरीद कर भी लाते हैं, अथवा अन्य किसी स्थान पर पौधा घर को देखा है, तो याद कीजिए कि सूर्य की ऊष्मा पौधा घर में प्रवेश तो कर जाती है पर इससे बाहर नहीं निकल पाती। यही रुकी हुई ऊष्मा पौधा घर को गर्म करती है। पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा रोके गए विकिरण यही कार्य करते हैं। यही कारण है कि उसे पौधा घर प्रभाव इंग्लिश में ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट उसे कहते हैं दोस्तों। इस प्रक्रम के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं। हो सकता है कि अब यह प्रक्रम जीवन के लिए खतरा बन गया है। इस प्रभाव के लिए हवा में CO2 की अधिकता उत्तरदायी है। अब वायुमंडल में क्या है, CO2 की मात्रा अधिक है, ऑक्सीजन की दिन प्रतिदिन कम होती जा रही। परंतु वायुमंडल में CO2 की मात्रा कैसे बढ़ती हो, इसका अधिक कैसे हो सकता है। आइए दोस्तों देखते हैं। आप जानते हैं कि CO2 वायु का एक घटक है। पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की भूमिका का भी आप अध्ययन कर चुके हैं। परंतु यदि वायु में CO2 की अधिकता हो तो यह प्रदूषक की भांति कार्य करती है। क्या आप पहली के प्रश्न का हल ज्ञात करने में उसकी सहायता कर सकते हैं। एक ओर तो मानवीय क्रियाकलापों के कारण निरंतर CO2 वातावरण में मोचित हो रही है तथा दूसरी ओर वन क्षेत्र घट रहा है। पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए वायुमंडल से CO2 का उपयोग करते हैं, जिसके कारण वायु में CO2 की मात्रा कम हो जाती है। CO2 का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड। वनों उन्मूलन के कारण वायु में CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि CO2 की खपत करने वाले वृक्षों की संख्या घट जाती है। इस प्रकार मानवीय क्रियाकलाप वायुमंडल में CO2 के संचय में योगदान देते हैं। CO2 ऊष्मा को रोक लेती और उसे वायुमंडल में नहीं जाने देती है। तो परिणाम स्वरूप वायुमंडल के औसत ताप में निरंतर वृद्धि हो रही, इसे विश्व उष्णन कहते हैं। क्या कहते हैं, विश्व उष्णन कहते हैं। और इंग्लिश में इसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग इसको इंग्लिश में कहते हैं। मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा जल वाष्प जैसी अन्य गैसें भी इस प्रभाव में योगदान करती। CO2 भांति इन्हें भी पौधा घर गैसें कहते। क्या कहते हैं, तो देखिए कौन कौन सी गैसें, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड, जल वाष्प आदि, और CO2 सबसे अधिक है। देखिए, अब पढ़ते येलो बॉक्स को। विश्व उष्णन अर्थात ग्लोबल वार्मिंग एक गंभीर संकट है, किसके लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए।
विश्व उष्णन के कारण समुद्र तल में एक आश्चर्यजनक वृद्धि हो सकती है। कई स्थानों पर तटीय प्रदेश जलमग्न हो सकते हैं। विश्व उष्णन के विस्तृत प्रभाव वर्षा प्रतिरूप, कृषि, वन, पौधे तथा जंतुओं पर हो सकते हैं। ऐसे क्षेत्रों में जो विश्व उष्णन से आशंकित हैं, रहने वाले अधिकांश व्यक्ति एशिया में हैं। हाल ही में प्राप्त मौसम परिवर्तन की रिपोर्ट के अनुसार पौधा घर गैसों को वर्तमान स्तर तक रखने के लिए हमारे पास सीमित समय है। अन्यथा शताब्दी के अंत तक 2 सेल्सियस तक ताप में वृद्धि हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? ये एक संकटकारी स्तर है। क्या है ये? एक संकटकारी स्तर है। शताब्दी में 100 वर्ष का टाइम होता है। तो ये बात हो रही कब तक? 2099 तक की। आइए दोस्तों, अब आगे देखते हैं हम लोग। विश्व उष्णन विश्वव्यापी सरकारों के लिए विचारणीय विषय बन गया है। बहुत से देशों ने पौधा घर गैसों के उत्सर्जन में कमी करने के लिए एक अनुबंध किया है। संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अंतर्गत क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? पहली बात आप समझो, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है और क्योटो प्रोटोकॉल एक ऐसा ही अनुबंध है जिस पर बहुत से देश हस्ताक्षर कर चुके हैं। बुझो के सुनकर आश्चर्य हो रहा है कि पृथ्वी के ताप में केवल 0.5 सेल्सियस जितनी कम वृद्धि के इतने गंभीर परिणाम हो सकते हैं। पहली उसे यह बताती है कि अभी हाल में ही समाचार पत्रों में उसने ये पढ़ा था कि हिमालय के गंगोत्री हिमनद विश्व उष्णन के कारण पिघलने आरंभ हो गए। अब आप सोचिए, ये ध्रुवों पर जो बर्फ जमी है, अगर वह पिघल जाए, तो क्या प्रॉब्लम है? फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, जो समुद्र का जल स्तर वह ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। दूसरे, जो देश थोड़ा बहुत नीचे स्थित है उनमें वो क्या हो जाएंगे? वो जलमग्न हो जाएंगे, जिससे क्या हो जाए? जीवन जो है, मनुष्य का जीवन है, वह अस्त व्यस्त हो जाएगा। अब है, क्या किया जा सकता है? समस्या तो है, बट इसके लिए कर क्या सकते हैं हम लोग, उसको पढ़ते हैं। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? वायु प्रदूषण के विरुद्ध हमारी लड़ाई में सफलता की अनेक कथाएं हैं। उदाहरण के लिए कुछ वर्ष पूर्व दिल्ली संसार में सर्वाधिक प्रदूषित नगर था। यहाँ पेट्रोल तथा डीजल से चलने वाले मोटर वाहनों से निकले धुएं के कारण धमघोटू, जिसको श्वास रोधी कहते, वातावरण था। वाहनों को शीशा रहित पेट्रोल, सीएनजी जैसे अन्य ईंधनों द्वारा चलाए जाने का निर्णय लिया गया। ये आप देखें चित्र 18.5। ये देखिए, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन वर्ल्ड लार्जेस्ट इको फ्रेंडली सीएनजी बस सर्विस। चित्र आप देख पा रहे होंगे 18.5। ये देखिए दोस्तों, तो ये देखिए आप देख पा रहे हो कहाँ दिल्ली लिखा है दोस्तों? ये दिल्ली लिखा है, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है। देखिए, इन उपायों द्वारा शहर की वायु अपेक्षाकृत क्या हो गई है? स्वच्छ हो गई है। आप भी कुछ ऐसे उदाहरण जानते होंगे जिनसे आपके क्षेत्र में वायु प्रदूषण को कम किया गया है। इन उदाहरणों की अपने मित्रों से हमें चर्चा करना, अच्छा डिस्कशन दोस्तों करना है। और आपको बता दें, जो पर्यावरण दिवस है वह 5 जून को मनाया जाता है। इस दिन पौधे लगाने वाला सिस्टम दोस्तों होता है। अब देखते हैं येलो बॉक्स में, क्या आप विद्यालयों में बच्चों द्वारा चलाए गए अभियान पटाखों का बहिष्कार करिए के विषय में जानते हैं? इस अभियान ने दिवाली के दिनों में वायु प्रदूषण के स्तर में काफ़ी अंतर ला दिया। दोस्तों, दिवाली एक फेस्टिवल होता है जो नवंबर में होता है तकरीबन, या तो मिडिल में नवंबर या लास्ट नवंबर में। तो इसमें दोस्तों होता क्या है? इसमें होता ये है कि इस दिन लोग पटाखे बहुत चलाते हैं। तो जितना पूरे साल में पोल्यूशन नहीं होता, उतना ओनली दीपावली में जो पटाखे चलाए जाते हैं उसका लगभग 20 से 25% उसी दिन एयर पोल्यूशन हो जाता है। अब बाकी 75% बचा, वो भी बहुत जल्दी कवर हो जाता। इसीलिए कहा जाता है कि पटाखों से बचे। ये ध्वनि प्रदूषण भी करते हैं, साउंड पोल्यूशन भी करते हैं, हानिकारक भी होते हैं हेल्थ के लिए भी, और प्लस ये एयर पोल्यूशन भी क्रिएट करते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे, सरकार तथा अन्य एजेंसियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर वायु की गुणवत्ता का नियमित मॉनिटर किया जा रहा। मॉनिटर का मतलब होता है उसका जांच किया जा रहा, निरीक्षण किया जा रहा, और इसे कैसे ठीक किया जाए इस पे भी फोकस दिया जा रहा है। पड़ोसियों में वायु प्रदूषण के प्रति, आइए दोस्तों फिर से देखिए, पड़ोसियों में वायु प्रदूषण के प्रति जागरूकता उत्पन्न कर सकते हैं। हमें अपनी ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए जीवाश्मी ईंधन के स्थान पर वैकल्पिक ईंधनों को अपनाने की जरूरत है। ये आप लोग चित्र देख रहे हो, अभी इसको दिखाएंगे थोड़ी देर में।
की आवश्यकता होती है, ये वैकल्पिक ईंधन सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा तथा पवन ऊर्जा हो सकते हैं। एक दोस्तों आपको मैं बात बता दूं, अगर सभी लोग ठान लें कि सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाए तो दोस्तों ज़्यादा बेटर रहेगा। बट लेकिन बात आएगी जैसे जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर कैसा इलाका है, यहाँ पर ठंड पड़ती है, सूर्य बहुत कम निकलता है। हम मानते हैं दोस्तों यहाँ पर ठंड पड़ती है, यहाँ सौर ऊर्जा का उपयोग नहीं कर सकते। लेकिन अगर यहाँ पर जल ऊर्जा का उपयोग किया जाए, पवन ऊर्जा का उपयोग किया जाए, और मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, मुंबई, इनमें देखें तो अच्छे से सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है। राजस्थान तो पूरा जो है वह सौर ऊर्जा का बेहतरीन स्रोत है। क्या बेहतरीन स्रोत है, क्योंकि वहाँ क्या है, पूरा रेतीला एरिया है, बालू वाला एरिया है। वहीं पर थार मरुस्थल भी स्थित है, तो वहाँ सौर ऊर्जा का बड़े स्तर पर उपयोग किया जा सकता है। पवन चक्कियों का उपयोग किया जा सकता है, और लोग करते भी हैं। यह देखिए, एक तो किसी टाइप्स का कोई भी एयर पोल्यूशन नहीं क्रिएट करता है, या कोई भी टाइप का कोई भी प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता। और क्या होता है, जब प्रदूषण उत्पन्न नहीं करेगा तो लोग हेल्दी रहेंगे। अब इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे क्रियाकलाप 18.4। विद्यालय पहुंचने के लिए आपके पास विभिन्न विकल्प हैं, जैसे पैदल चलकर, साइकिल चलाकर, बस अथवा अन्य सार्वजनिक परिवहन द्वारा यात्रा करके। व्यक्तिगत कार द्वारा आप अथवा कार में साझेदारी करके इन विकल्पों की वायु की गुणवत्ता पर प्रभाव के बारे में अपनी कक्षा में हमें चर्चा करना है। क्या करना है दोस्तों, हमें चर्चा करना है। तो इसमें क्या करना है दोस्तों, अन्य हमारे पास साधन होते हैं, जैसे सार्वजनिक बस वगैरह होता है, तो चाहें तो उनका भी उपयोग किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे हम लोग हमारे थोड़े से योगदान से पर्यावरण की अवस्था में विशाल अंतर उत्पन्न हो सकता है। हम पेड़, पेड़ मतलब पेड़ पौधे के अंतर्गत वृक्ष भी, छोटे पौधे भी सभी आ सकते हैं। इनको हम लगा सकते हैं तथा पड़ोस में लगे वृक्षों का पोषण कर सकते हैं। क्या आप वन महोत्सव के विषय में जानते हैं? जब जुलाई माह में प्रतिवर्ष लाखों वृक्ष रोपित किए जाते हैं, तो इसी को हम लोग वन महोत्सव कहते हैं। जुलाई में ही किए जाते हैं। अब चित्र देखो आप लोग, 18.6, ये देखिए बच्चे। अब बच्चे जो हैं चित्र में आप देख पा रहे हैं, 18.6 में वृक्षों की पौधों का रोपण करते हुए बच्चे। अब आपको एक आश्चर्यचकित दोस्तों हम बात बताते हैं इसी के साथ, जैसे जैसे अपनी एज बढ़ती है वैसे वैसे हम लोग पर्यावरण से इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता है कि हमने अपने बर्थडे पर या इन एक साल में एक भी पौधा लगाया कि नहीं लगाया। बट दोस्तों फर्क पड़ना चाहिए। अभी 2020 में एक बहुत भयंकर महामारी आई थी, कोरोना। उस दौरान दोस्तों ऑक्सीजन के सिलेंडर की कमी पड़ गई थी। आपने कभी सोचा ये ऑक्सीजन की सिलेंडर या ऑक्सीजन की कमी क्यों पड़ी? क्योंकि दोस्तों जहाँ पेड़ पौधे हुआ करते थे, आज उनको काट के हम लोगों ने अपने घर बना लिए रहने के लिए। ठीक है, घर बनाइए, बट कम से कम साल में एक पौधा जरूर लगाइए, ताकि हमारा जो परिवार है उसको ऑक्सीजन की कमी ना हो और शुद्ध वायु उसको मिल सके। आइए दोस्तों अब देखते हैं आगे। बूझो तथा पहली एक बार ऐसे स्थान से गुजरे जहाँ कुछ लोग सूखी पत्तियां जला रहे थे। उन्हें खांसी आने लगी क्योंकि समस्त क्षेत्र धुएं से भरा था। पहली ने सोचा कि जलाने से अच्छा विकल्प तो इन्हें कंपोस्ट पिट में डालना हो सकता। आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल दोस्तों, जो सूखी पत्तियां होती हैं इनमें भी विभिन्न प्रकार की गैसें निकलती हैं, इसलिए हमें किसी भी प्रकार का वही कूड़ा कचरा नहीं जलाना, इनको भूमि के नीचे दबा दो। धीरे धीरे ये क्या हो जाएंगे, अपघटित होकर भूमि में मिल जाएंगे और ये क्या, कंपोस्ट बनकर रेडी हो जाएंगे। अब पढ़ेंगे हम लोग जल प्रदूषण। जल प्रदूषण को कहते हैं वाटर पोल्यूशन। क्या कहते हैं? वाटर पोल्यूशन कहते हैं। क्लास 7th में आपने सीखा था कि जल एक बहुमूल्य संसाधन है। सोचिए तथा उन क्रियाकलापों की सूची बनाइए जिनके लिए हमें जल की आवश्यकता होती है। जल की नहाने धोने, खाने पीने सभी में फुल डे में जल की आवश्यकता दोस्तों होती है। हमने देखा कि जनसंख्या वृद्धि, उद्योग तथा कृषि में उपयोग के कारण जल दुर्लभ होता जा रहा है। आपने एक चीज नोटिस की होगी, 20 साल पहले हैंडपंप से आराम से पानी निकलता था। अब उसी हैंडपंप को रिप्लेस करके समर ने स्थान ले लिया। जो हैंडपंप 40 से 50 फीट पे लगता था, अच्छा पानी देता, आज समर लगभग 200 फीट पर लगने पर भी उतना अच्छा पानी नहीं दे पा रही है। तो इससे क्या, पानी की कमी होती जा रही। हम लोग पानी का उपयोग करते कपड़े धोने, नहाने आदि के बाद हमारे द्वारा उपयोग किया गया जल कितना गंदला हो जाता, अर्थात बेकार हो जाता, प्रदूषित हो जाता। इसका यह अर्थ है कि जल में हम कुछ ऐसे पदार्थ मिला देते हैं जो उसकी गुणवत्ता को कम करके उसे
रंग और गंध को भी बदल देता है। जब भी वाहित मल, विषैले रसायन, देखिए इसमें टिक कर देते हैं, वाहित मल हो, विषैले रसायन हो, गाद आदि जैसे हानिकारक पदार्थ जल में मिल जाते तो जल प्रदूषित हो जाता है। जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थों को जल प्रदूषक कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको जल प्रदूषक कहते हैं। अब देखिए आगे, देखिए क्रियाकलाप हम लोग देखेंगे 18.5। नल, तालाब, नदी, कुएं तथा झील के जल के नमूनों को एकत्र करने का प्रयास कीजिए। प्रत्येक को कांच के अलग अलग बर्तनों में रखिए। इनकी गंध, अम्लता तथा रंग की तुलना कीजिए। ये दोस्तों प्रैक्टिकल आपको खुद ही करना है। नल का जल, तालाब का, नदी का, कुएं का इत्यादि का। अब देखें जल कैसे प्रदूषित हो जाता है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था विभिन्न प्रकार की जो इंडस्ट्री, फैक्ट्री वगैरह चल रही हैं, तो इनसे क्या गंदा पानी निकलता है, सीवेज का पानी निकलता है। तो क्या है, ये सब जाके प्रॉब्लम ही क्रिएट करता है, जल प्रदूषण। अब सीवेज का पानी ऐसे नदी नाले जाए जिसका जानवर उपयोग करते हैं तो जानवर भी बीमार हो जाएंगे, क्योंकि जो सीवेज के पानी होता है उसमें कई हजार बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अब देखेंगे विशिष्ट अध्ययन। गंगा भारत की प्रसिद्ध नदियों में से एक है। गंगा दोस्तों कहाँ से निकली? यह गंगोत्री से निकली है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है और यह पंजाब, सॉरी, यह कहाँ से? पश्चिम बंगाल से होते हुए जाकर यह गिर जाती है। ठीक है दोस्तों, ये गंगा है, ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ठीक है दोस्तों, देखिए गंगा भारत की प्रसिद्ध नदियों में से एक है, जैसा कि अभी आपको चित्र 18.7 में दिखाते हैं। यह अधिकांश उत्तरी, केंद्रीय तथा पूर्वी भारतीय जनसंख्या वाले क्षेत्रों से निकलती। अब देखो आप गंगा का चित्र 18.7 में, ये देखिए दोस्तों चित्र रहा। तो इसमें देखो ये कहाँ से आई है, ये देखिए, ये दोस्तों, ये देखो निकल रही कहाँ से? ये गोमुख से निकल रही है और ये देखो यहाँ पर कहाँ? बंगाल की खाड़ी में ये देखो दोस्तों गिर रही है। ये आप लोग देख पा रहे होंगे कहाँ गिर रही? ये बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। दोस्तों ये रहा चित्र 18.7। अब देखिए क्या करती है? पोषण करती है। करोड़ों व्यक्ति अपनी दैनिक आवश्यकताओं और जीविका के लिए इस पर निर्भर हैं, परंतु हाल में प्रकृति के लिए विश्वव्यापी कोष, जिसको वर्ल्ड वाइड फंड कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड फंड इसको कहते हैं दोस्तों। द्वारा किए गए अध्ययन में यह पाया गया है कि गंगा संसार की 10 ऐसी नदियों में से है जिनका अस्तित्व खतरे में है। अस्तित्व खतरे का मतलब इसका जो पानी है वह टोटली क्या है? प्रदूषित होता जा रहा है। इतने प्रदूषण स्तर तक पहुंचने का कारण यह है कि जिन शहरों एवं बस्तियों से होकर यह नदी प्रवाहित हो रही है, वहाँ के निवासी अत्यधिक मात्रा में कूड़ा करकट, अनुपचारित वाहित मल, मृत जीव तथा अन्य बहुत से हानिकारक पदार्थ सीधे ही इस नदी में फेंक देते हैं। वास्तव में कई स्थानों पर प्रदूषण स्तर इतना अधिक है कि इसके जल में जल जीव जीवित नहीं रह पाते। वहाँ यह नदी निर्जीव हो गई है। 1985 में इस नदी को बचाने के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना आरंभ की गई। वह परियोजना की थी गंगाकार परियोजना। क्या थी? वह गंगाकार परियोजना थी। क्या दोस्तों थी? वह थी गंगाकार परियोजना। गंगाकार परियोजना का मतलब है कि गंगा जो प्रदूषित हो रही है उसको साफ कैसे किया जाए, इसके रूप में यह परियोजना दोस्तों दी गई थी। अब देखिए, परंतु बढ़ती जनसंख्या तथा औद्योगिकीकरण ने पहले से इस महाशक्तिशाली नदी को काफ़ी हानि पहुंचा दी है। भारत सरकार ने 2016 में एक नए प्रस्ताव का, एक नए प्रस्ताव का शुभारंभ किया, जिसे स्वच्छ गंगा भारत मिशन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? यह जाना जाता है दोस्तों स्वच्छ गंगा भारत मिशन के नाम से इसको जाना जाता है। और इस मिशन के अंतर्गत कार्य प्रगति पर है। स्थिति को भली बात समझने के लिए एक विशिष्ट उदाहरण लेते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में इस नदी का सर्वाधिक प्रदूषित फैलाव है। आपको एक चीज़ और बता दें, कानपुर एक ऐसा शहर है जो सबसे बड़े क्षेत्रफल की दृष्टि से गंगा किनारे बसा हुआ है। कानपुर क्या है? कानपुर एक उत्तर प्रदेश का शहर है दोस्तों। ये क्या है? एक महानगर है और ये काफ़ी घने एरिया में बसा हुआ है। कानपुर उत्तर प्रदेश के अत्यधिक जनसंख्या वाले शहरों में से एक है। क्या है? शहरों में से एक दोस्तों है।
नदी में लोगों को स्नान करते, कपड़े धोते तथा मल मूत्र त्यागते देखा जा सकता है। वे इस नदी में कूड़ा करकट, फूल, पूजा सामग्री तथा जैव अनिम्नीकरण पॉलीथीन की थैलियां फेंकते हैं। कानपुर में नदी में जल की मात्रा अपेक्षाकृत कम है तथा नदी का प्रवाह भी अति धीमा है। इसके साथ ही कानपुर में 5,000 से अधिक इकाइयों, अब इसके बारे में आप लोग समझे बहुत अच्छे से दोस्तों, 5,000 से अधिक औद्योगिक इकाइयां हैं। इनमें उर्वरक, अपमार्जक, चर्म तथा पेंट की फैक्ट्रियां सम्मिलित। ये औद्योगिक इकाइयां विषाक्त रासायनिक अपशिष्टों का नदी में विसर्जन करती हैं। दोस्तों, इतने नियम बनाने के बाद भी ये अपनी फैक्ट्रियों का गंदा पानी कहाँ सीधा का सीधा गंगा में डालते हैं। गंगा में क्यों लोग गंगा के पानी को लोग पवित्र समझते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, वह कभी भी सड़ता नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे उपयुक्त तथ्यों के आधार पर सोचिए तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नदी के जल के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी कारक क्या है? गंगा नदी की पूर्व गरिमा को प्राप्त करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? कूड़े करकट आदि का विसर्जन किस प्रकार नदी के जीवित प्राणियों को प्रभावित करता है? बहुत सी औद्योगिक इकाइयां हानिकारक रसायनों को नदियों तथा नालों में प्रवाहित करती है, जिसके कारण जल प्रदूषण होता है। चित्र 18.9 में अभी आपको दिखाएंगे। इसके उदाहरण तेल परिष्करणशालाएं, कागज फैक्ट्रियां, देखिए इसमें टॉप आपको मार्क भी कर दे, क्या है तेल, देखिए दोस्तों तेल, ये रहा परिष्करणशालाएं, कागज फैक्ट्रियां, वस्त्र तथा चीनी मिलें एवं रासायनिक फैक्ट्रियां इसमें दोस्तों सम्मिलित हैं। ये उद्योग जल का रासायनिक संदूषण करते हैं। इन विसर्जित रसायनों में आर्सेनिक, लेड तथा फ्लोराइड होते हैं, जिनसे पौधे तथा पशुओं में क्या होता है, इनको जान को या इनके स्वास्थ्य को हानिकारक होते हैं। अब देखो चित्र 18.8 गंगा नदी का प्रदूषित फैलाव देख सकते हैं आप लोग। यहीं पर लोग नदी किनारे क्या करते हैं, डेड बॉडी को जलाते हैं या नदी प्रवाह कर देते हैं, और डेड बॉडी जलती भी नहीं, उसे आधा उठा गंगा में फेंक देते हैं। जब आप फेंकेंगे तो प्रदूषण तो दोस्तों होगा और इससे समस्या भी उत्पन्न होगी। अब ये देखिए चित्र 18.9 में नदी में फेंका गया औद्योगिक अपशिष्ट, जो प्लास्टिक्स, बैग, दुनिया की चीज़ें जब इसमें फेंकेंगे तो दोस्तों रुकेगा, जमेगा, सड़ेगा, तो ये प्रदूषण करेगा और पानी पूर्तिया क्या हो जाएगा, अशुद्ध दोस्तों हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है। इसे रोकने के लिए सरकार ने अधिनियम बनाए हैं। इनके अनुसार उद्योगों को अपने यहाँ उत्पन्न अपशिष्टों को जल में प्रवाहित करने से पूर्व उपचारित करना चाहिए, परंतु प्रायः इन नियमों का पालन नहीं किया जाता। अशुद्ध जल से मृदा भी प्रभावित होती है, जिसके कारण उसकी अम्लता तथा कृमियों की वृद्धि में भी परिवर्तन हो जाता है। हमने अध्याय फर्स्ट में देखा था कि फसलों की सुरक्षा के लिए पीड़कनाशी तथा अपपत्र पत्रोनाशी कितने महत्वपूर्ण हैं। ये सभी रसायन जल में घुलकर खेतों से जलाशयों जैसे नदी, नालों आदि में पहुंच जाते हैं। ये भूमि में रिस कर भी भौम जल को प्रदूषित करते हैं। भौम जल क्या होता है, जो पृथ्वी के नीचे पानी जिसका हम लोग पीने में उपयोग करते हैं, उसको भी यह प्रदूषित करता है। अब कोई ऐसी फैक्ट्री का पानी किसी नदी तालाब में एकत्रित हो रहा, उसके जस्ट बगल में आपने हैंडपंप लगाया, तो उस फैक्ट्री के पानी की दुर्गंध, जिस हैंडपंप के आपको पानी पीना चाह रहे हैं जिस हैंडपंप से, उसमें भी दोस्तों दुर्गंध आएगी। क्या आपने ऐसे तालाबों को देखा है जो दूर से देखने पर हरे प्रतीत होते हैं, क्योंकि बहुत से शैवाल उसमें उग रहे होते हैं। यह उर्वरकों में उपस्थित नाइट्रेट एवं फास्फेटों जैसे रसायनों की अधिक मात्राओं के कारण होता है। ये रसायन शैवालों को फलने फूलने के लिए पोषक की भांति कार्य करते हैं। जब ये शैवाल मर जाते हैं तो जीवाणु जैसे घटकों के लिए भोजन का कार्य करते हैं। ये अत्यधिक ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। इससे जल में ऑक्सीजन के स्तर में कमी हो जाती है, जिससे जलीय जीव क्या होते हैं, मर जाते हैं। आइए स्मरण कराना क्रियाकलाप 18.6। आपने क्लास 7 में अपने क्षेत्र में वाहित मल निपटान व्यवस्था की जांच की थी। क्या आपको याद है कि आपके घर से वाहित मल कैसे एकत्रित किया गया था और वह कहाँ गया था? कभी कभी अनुपचारित वाहित मल सीधे ही नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है। इसमें खाद्य अपशिष्ट, अपमार्जक, सूक्ष्म जीव आदि होते हैं। क्या भौम जल वाहित मल द्वारा प्रदूषित हो सकता है? कैसे? वाहित मल द्वारा संदूषित जल में जीवाणु, वायरस
कवक तथा परजीवी हो सकते हैं, जिनसे हैजा, मियादी बुखार तथा पीलिया जैसे रोग हो सकते हैं। स्तनधारियों के मल में उपस्थित जीवाणु जल की गुणवत्ता के सूचक हैं। यदि जल में ऐसे जीवाणु हैं, तो इसका यह अर्थ है कि वे जल मल युक्त पदार्थ द्वारा संदूषित होते हैं। यदि इस प्रकार के जल का हम उपयोग करते हैं, तो हमें विभिन्न संक्रमण हो सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्या क्या आप जानते हैं, येलो बॉक्स को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? येलो बॉक्स। गर्म जल भी एक प्रदूषक हो सकता है। ये जल प्रायः विद्युत संयंत्रों तथा उद्योगों से आता है। इसे नदियों में पाया जाता है। यह जलाशयों के ताप में वृद्धि कर देता है, जिससे उसमें रहने वाले पेड़ पौधे व जीव जंतु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, अर्थात उनके हेल्थ पर भी निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। अब हम लोग देखेंगे पेयजल क्या होता है तथा जल को शुद्ध कैसे किया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, देखेंगे। देखिए, इसके अंतर्गत देखेंगे क्रियाकलाप 18.7। आइए दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले सरल पदार्थों से जल फिल्टर बनाएं। एक प्लास्टिक की बोतल लेकर उसे 20 से 2 बराबर भागों में काटिए। इसके ऊपरी भाग को उल्टा करके कीप के रूप में नीचे के भाग में रखिए। इसमें भीतर कागज की नैपकिन अथवा पतले कपड़े की एक परत बनाइए और इसके ऊपर रुई, रेत तथा फिर बजरी की परतें बिछाइए। अब इस फिल्टर पर गंदला जल उड़ेलिए अर्थात डालिए तथा फिल्टरित जल का परीक्षण कीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों पर अपने मित्रों तथा अध्यापक के साथ चर्चा करनी। पीने से पहले हमें जल को फिल्टर करने की आवश्यकता क्यों होती है? अपने घर में उपयोग होने वाले पीने का जल आप कैसे प्राप्त करते हैं? यदि हम प्रदूषित जल पिए तो क्या होगा? बूझो बहुत परेशान है। वह पहली से कहता है कि उसने जो जल पिया था वह देखने में स्वस्थ था तथा उसमें कोई गंध नहीं थी, परंतु फिर भी वह बीमार हो गया। पहली स्पष्ट करती है कि देखने में जो जल स्वच्छ प्रतीत होता उसमें रोग वाहक सूक्ष्म जीव तथा घुले हुए अपद्रव हो सकते हैं, अतः पीने से पहले जल को शुद्ध करना आवश्यक है। उदाहरण के लिए हम जल को उबाल कर शुद्ध कर सकते हैं। पीने के लिए उपयुक्त जल को पेयजल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको दोस्तों? पेयजल कहा जाता है। आपने देखा कि किस प्रकार विभिन्न भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा जलाशयों में गिराने से पूर्व वाहित मल उपचार संयंत्रों में जल को शुद्ध किया जाता है। इसी प्रकार नगर निगम अथवा नगर पालिकाएं घरों में आपूर्ति करने से पूर्व जल का उपचार करती हैं। जो अपने टाउन एरिया में या सिटीज़ में जो टंकी के माध्यम से पानी आता है दोस्तों, वह सही आता है। कभी कभी पानी गंदा या बदबूदार आता है। वह क्यों आता है? क्योंकि जब बीच में कोई पाइपलाइन फट जाए तो उसमें गंदा पानी मिक्सअप हो जाता है। अर्थात जो टाउन एरिया या सिटी के माध्यम से या शहरों के माध्यम से पानी भेजा जाता है टंकियों के माध्यम से, वह शुद्ध ही होता और हेल्थ के लिए ठीक होता है। क्या आप जानते हैं कि संसार की 25% जनसंख्या को निरापद पेयजल नहीं मिलता? समझ लीजिए जितनी अपनी पॉपुलेशन है, सपोज दैट 100 है, तो 25 ऐसे लोग हैं जिनको पानी नहीं मिलता है। कैसा? प्योर पानी उनको दोस्तों नहीं मिलता है। अब देखिए, आइए देखें कि जल को पीने के लिए निरापद कैसे बनाया जा सकता है। आप यह देख ही चुके हैं कि जल को कैसे फिल्टर करते हैं। यह अपद्रव्यों को दूर करने की भौतिक विधि है। आम प्रचलित घरेलू फिल्टर कैंडल फिल्टर होता है। बहुत से घरों में निरापद जल को प्राप्त करने के लिए उबालने की विधि का उपयोग किया जाता है। उबालने से जल में उपस्थित जीवाणु क्या है? मर जाते हैं। जल को शुद्ध करने की सामान्य रासायनिक विधि क्लोरीनीकरण होती है। अच्छा, क्या करते हैं? क्लोरीन के माध्यम से इसको शुद्ध करते हैं। ये जल में क्लोरीन की गोलियां अथवा व्यंजक छोड़ मिलाकर किया जाता है। अब देखिए आगे, हमें सावधान रहना चाहिए कि हमें क्लोरीन की गोली को निर्दिष्ट मात्रा से अधिक नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि यह हेल्थ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। क्या किया जा सकता है? बिल्कुल दोस्तों, कुछ ना कुछ तो करेंगे एयर पोल्यूशन से रिलेटेड। देखिए, अब देखेंगे 18.8 क्रियाकलाप। पता कीजिए कि आपके क्षेत्र में लोगों का जल प्रदूषण के बारे में जानकारी का स्तर क्या है। पीने के जल के स्रोत तथा वाहित मल जल के व्यसन की विधियों के आंकड़े एकत्रित कीजिए। समुदाय में जल द्वारा होने वाले सामान्य रोग कौन से हैं? इसके लिए आप किसी स्थानीय डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मचारी से परामर्श ले सकते हैं। इस क्षेत्र में कार्यरत सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाएं कौन कौन सी हैं? जनता में जागृति उत्पन्न करने के लिए इनके द्वारा क्या उपाय किए गए हैं? देखिए,
औद्योगिक इकाइयों के लिए बनाए गए नियमों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए ताकि प्रदूषित जल को सीधे ही नदियों तथा झीलों में नहीं बहाया जा सके। सभी औद्योगिक क्षेत्रों में जल उपचार संयंत्र स्थापित किए जाने चाहिए, जैसा कि चित्र 18.10 में देखें। व्यक्तिगत स्तर पर हमें निष्ठापूर्वक जल की बचत करनी चाहिए और उसे बेकार नहीं करना चाहिए। कम उपयोग अर्थात जिसको बोलते हैं रिड्यूस, पुनः उपयोग, रीयूज, पुनः चक्रण, रिसाइकिल, पुनः प्राप्त करना, रिकवर और उपयोग न करना, री रिफ्यूज, क्या बोलेंगे। हमारा मूल मंत्र होना चाहिए कि अपनी दिनचर्या पर विचार कीजिए, आप जल की बचत कैसे कर सकते हैं। धुलाई तथा अन्य घरेलू कार्य में उपयोग हो चुके जल के पुनः उपयोग संबंधी नए नए विचारों के बारे में हम सोच सकते हैं। उदाहरण के लिए सब्जियों को धोने के लिए इस्तेमाल जल का उपयोग पौधों की सिंचाई में किया जा सकता है। प्रदूषण अब कोई दूरस्थ घटना नहीं रह गई है, यह हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित कर रहा है। जब तक हम सभी अपने दायित्व की अनुभूति नहीं करते तथा पर्यावरण हितैषी प्रक्रमों का उपयोग आरंभ नहीं करते, हमारी पृथ्वी की उत्तरजीविता संकट में है। क्या है दोस्तों संकट में? ये देखो किस तरीके से दिया गया है। जल उपचार संयंत्र, आप लोग देख पा रहे होंगे कितना बड़ा यह डैम दिया गया है दोस्तों। देखो डैम, ऊपर लोग खड़े हैं। ये क्या है? चित्र है 18.10 जल उपचार संयंत्र। अब देखेंगे येलो बॉक्स में क्या दिया है, क्या आप जानते हैं? देखते हैं। जब आप नल को खुला छोड़कर अपने दांतों में ब्रश करते हैं तो कई लीटर जल व्यर्थ हो जाता है। जिस नल से प्रति सेकेंड एक बूंद जल टपकता है, उस नल से एक वर्ष में कई हजार लीटर जल नष्ट हो जाता है। इसके बारे में हमें सोचना है। इसको इंग्लिश में टैप वाटर कहते हैं। ये जो मुंबई सिटी है, ये टॉप पे है टैप वाटर में, अर्थात वहाँ पानी टपकता रहता है। टपकने से हजारों लीटर पानी बर्बाद होता है। देखो दोस्तों, पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरीके से है। टोटल 97.5% जो पानी है वह महासागरों के रूप में है। 97.5% जो वाटर है वह महासागरों सागर के रूप में संरक्षित है। इसके अलावा बचा 2.5% इसमें में से 1.5% जो पानी वह ध्रुवों के रूप में सुरक्षित है, जो पिघलेगा तो विनाश फैलाएगा। बचा 1% भूमि के नीचे, जिसको भौम जल कहते हैं। इसी का हम लोग निकाल निकाल के उपयोग कर रहे हैं। तो दोस्तों उतने ही जल का उपयोग करें जितनी की ज़रूरत है। सभी के सहयोग से क्या है, जो विभिन्न प्रकार के प्रदूषण हैं और जो विभिन्न प्रकार के स्रोतों की कमी है, उन सबको हम लोग मेंटेन कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, अब इस चैप्टर के कुछ प्रमुख शब्द देखेंगे हम लोग। वायु प्रदूषण, रासायनिक संदूषण, विश्व उष्णन, पौधाघर प्रभाव, प्रदूषक पेयजल, जल प्रदूषण। अब दोस्तों वह वक्त आ गया है कि हम लोग पूरे चैप्टर को एक बार फटाफट 2 मिनट के अंदर रिवाइज करते हैं। वायु प्रदूषण अपद्रव्यों द्वारा वायु का एक ऐसा संदूषण है जिसका हानिकारक प्रभाव सजीव एवं निर्जीव दोनों पर हो सकता है। प्रदूषक वे पदार्थ हैं जो वायु तथा जल को संदूषित करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन तथा सल्फर डाइऑक्साइड वायु के प्रमुख प्रदूषक हैं। तो प्रमुख प्रदूषक कौन से हैं दोस्तों? ये रहे, आप इनको देख सकते हैं। CO2 जैसी पौधा घर गैसों के बढ़ते स्तर से विश्व उष्णन हो रहा है। तो किसकी वजह से हो रहा है? ये हो रहा CO2 की वजह से। जल प्रदूषण जीवन के लिए हानिकारक पदार्थों द्वारा जल का संदूषण है। वायुमल, कृषि रसायन तथा औद्योगिक अपशिष्ट कुछ प्रमुख जल संदूषक हैं। स्वच्छ तथा पीने योग्य जल को पेयजल कहते हैं। जल एक अनमोल प्राकृतिक संसाधन है, हमें इसके संरक्षण के उपाय सीखने चाहिए। अब वक्त आ गया दोस्तों, हम लोग देखेंगे क्वेश्चन आंसर क्या क्या है। अभ्यास प्रश्न करते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, किन विभिन्न विधियों द्वारा जल का संदूषण होता है? देखिए, पानी निम्नलिखित तरीकों से क्या होता है? संदूषित हो जाता है। जैसे औद्योगिक इकाइयाँ हानिकारक रसायनों को नदियों तथा नालों में सीधा उनके पानी को डाला जाए। ये उद्योग जल का क्या करते हैं? रासायनिक संदूषण करते हैं। सीवेज के जल को बिना किसी उपचार के हम सीधा नदियों में बहा दें, नहरों में बहा दें, तो ये क्या जल प्रदूषित करेगा। जैसे विभिन्न प्रकार के कीटनाशक वगैरह जो फार्मर होते हैं वो उपयोग करते हैं, उससे जो भूजल है, भौम जल है, वह दूषित होता है। और ये बारिश के पानी के साथ क्या होता है? सीधे पानी में जाकर मिल जाता है। जैसे पानी क्या है? पानी का
जो स्वस्थ लेवल है, जो उसका अच्छा लेवल है, वह खराब हो जाता है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2, व्यक्तिगत स्तर पर आप वायु प्रदूषण को कम करने में कैसे सहायता प्राप्त करेंगे। बिल्कुल दोस्तों, इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे। कोशिश करेंगे कि अपनी बर्थडे पर एक पेड़ जरूर लगाएं। और अगर हमें कहीं जाना है, अगर वहाँ सार्वजनिक वाहन चल रहे हैं, तो उनका हम लोग अधिक से अधिक उपयोग करेंगे। ठीक है। और कम दूरी के लिए अगर हमें जाना है, तो कार स्कूटर की बजाय हम पैदल या साइकिल का भी उपयोग कर सकते हैं। इससे हेल्दी भी रहेंगे। और एक चीज़ मैंने इसी चैप्टर में डिस्कस की थी कि जो पटाखे हैं उनको भी नहीं जलाएंगे, जिससे देखिए वायु प्रदूषण भी नहीं होगा। ठीक है। और उससे किसी भी टाइप की कोई ध्वनि प्रदूषण, साउंड पोल्यूशन भी नहीं होगा। कचरा अचरा हो, सूखी पत्तियाँ हो, या जिसको प्यार बोलते हैं, वो भी नहीं जलाएंगे। ये भी प्रदूषण के एक कारण होते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, स्वच्छ। हमने 2 क्वेश्चन कर लिए, फर्स्ट सेकेंड। अब देखेंगे थर्ड। देखो थर्ड में क्या है, स्वच्छ पारदर्शी जल सदैव पीने योग्य होता है। टिप्पणी कीजिए। नहीं, पारदर्शी पानी हमेशा पीने के लायक नहीं होता। इसमें क्या होता है, बहुत सारे सूक्ष्म जीव घुले हुए होते हैं, जो क्या होते हैं, अन्य प्रदूषक को भी शामिल करते हैं। और ये पानी दिखने में तो बड़ा शुद्ध लगता है कि प्योर वाटर, बट इसमें जो ये लवण होते हैं, ये विघटित जीवाणु होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होते हैं और विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न करते हो। पानी को शुद्ध करना है देसी तरीके, तो आप इसे गर्म करें, ठंडा करें और पी सकते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 क्या है, इसको आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। पढ़िए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अपने शहर की नगर पालिका के सदस्य हैं। ऐसे उपायों की सूची बनाइए जिससे नगर के सभी निवासियों को स्वच्छ जल प्राप्त हो सके। क्या हो सके, स्वच्छ जल दोस्तों प्राप्त हो सके। हानिकारक कीटाणु, रासायनिक और शारीरिक अशुद्धियों से मुक्त बनाने के लिए पानी का उचित उपचार करेंगे। जल निकाय में निपटान से पहले पानी और रसायनों के उपचार के लिए कानून लागू करेंगे। किसी भी जंग, टूटने और रिसाव से बचने के लिए नल के पानी की आपूर्ति करने वाले पाइपों का उचित रख रखाव होना चाहिए। जल संसाधन को साफ रखने और पानी के संरक्षण की आदत बनाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए। आइए दोस्तों, अब देखें क्वेश्चन नंबर 5। क्या देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमने आपको, हाँ सही तो है दोस्तों, स्वच्छ पारदर्शी जल पीने लायक नहीं होता, ये मैंने आपको बता दिया है। और 4 नंबर मैंने आपको अभी बताया जस्ट, कि आप अपने नगर पालिका के सदस्य की सूची बनाइए। दोस्तों हो गया। अब देखेंगे हम लोग 5 नंबर। देखो 5 नंबर, शुद्ध वायु तथा प्रदूषित वायु में अंतर स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल स्पष्ट करते हैं दोस्तों, ध्यान से समझे आप लोग। शुद्ध हवा में उचित मात्रा में गैसों का मिश्रण होता है, जो जीवित रहने के लिए क्या है, बहुत जरूरी है। यदि मात्रा के अनुसार इस मिश्रण में देखिए नाइट्रोजन लगभग कितना हो चाहिए, 78%, ऑक्सीजन 21%, 1% में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, मीथेन, ओजोन, जलवाष्प आदि गैसें होनी चाहिए, तो यह ठीक है। इससे शुद्ध वायु हम लोग कह सकते हैं। बट इसमें बहुत सारे अवांछित पदार्थ मिल जाते हैं, तो जो क्या करते हैं, हम लोगों के लिए जीवित और निर्जीव अर्थात जैव और अजैव दोनों के लिए हानिकारक होते, इसे प्रदूषित वायु कहते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। उन अवस्थाओं की व्याख्या कीजिए जिनमें अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा हमें कैसे प्रभावित करती है। जब सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसें सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाने के लिए वातावरण में मौजूद जल वाष्प के साथ प्रतिक्रिया करती हैं, अम्ल वर्षा के साथ गिरता है, जिससे वर्षा अम्लीय हो जाती। क्या होती, वर्षा अम्लीय हो जाती। इसी को अम्ल वर्षा कहते हैं। अब बात करो अम्ल वर्षा नुकसान देखे, जैसे त्वचा पर जलन का कारण भी बनती, पौधों के अंकुरण को भी रोकती है, पुलों और भवनों के संचारण पर निगेटिव इफेक्ट डालती है, ये मिट्टी की उर्वरता को बदलता है, पौधों और जलीय जीवन को भी नष्ट करता है। जितनी ऐतिहासिक इमारतें हैं, स्पेशली व्हाइट कलर की, एग्जाम्पल आप ताजमहल ले सकते हैं, धीरे धीरे इनका कलर कैसा होता जा रहा है, मटमैला होता जा रहा है सफ़ेद से। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा घर गैस नहीं है। तो इसके ऑप्शन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और 2 कौन से, मीथेन, नाइट्रोजन। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। पौधा घर प्रभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। पौधा घर प्रभाव का मतलब होता है दोस्तों ग्रीन हाउस इफेक्ट।
पौधागर प्रभाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सौर विकिरण को पौधागर गैसों द्वारा अवशोषित किया जाता है और पृथ्वी के वातावरण का तापमान बढ़ाया जाता है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा सौर विकिरण को पौधागर गैसों द्वारा अवशोषित किया जाता है और पृथ्वी के वातावरण का तापमान बढ़ जाता है। परिवेश के तापमान में यह वृद्धि विश्व उष्णन के लिए जिम्मेदार विश्व उष्णन को इंग्लिश में ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जल वाष्प आदि गैसें ऊष्मा विकिरण का जाल बनाती हैं और इन्हें पौधा घर गैस कहा जाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या क्या कहा जाता है? ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट इसको कहा जाता है। पौधा घर का उपयोग अक्सर फूलों, सब्जियों और पौधों को उगाने के लिए किया जाता है, मुख्यतः ठंडे क्षेत्र में। अब हमारे वातावरण में पौधा घर गैसों को सांद्रता में वृद्धि के कारण जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अब क्या दोस्तों देखना है? अब हमें 9 नंबर देखना है कि आपके द्वारा कक्षा में विश्व उष्णन के बारे में दिया जाने वाला संक्षिप्त भाषण क्या है। बिल्कुल दोस्तों देते हैं, बताते हैं इसके बारे में आपको, ध्यान से आप सुने। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर है अपना 9, पौधागर गैसों के स्तर में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में लगातार वृद्धि को विश्व उष्णन के रूप में हम लोग जानते हैं। अब देखिए, विश्व उष्णन दुनिया भर में सबसे बड़ी चिंता का दोस्तों विषय बना, बड़ी टेंशन होती है। जितने भी साइंटिस्ट हैं उनका मानना कि जैसे जैसे ये विश्व उष्णन बढ़ेगा, जो ग्लेशियर पर बर्फ जमा है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ जमा हुए धीरे धीरे क्या है, पिघलेगी। जब पिघलेगी तो जो देश हैं नीचे स्थित हैं वो जलमग्न हो जाएंगे, जिससे जन धन की बड़े स्तर पर हानि होगी। और इसके लिए हम लोगों ने एक संगठन भी बनाया, क्योटो प्रोटोकॉल देशों के बीच पौधागर गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए किया गया एक ये समझौता है। और मैं आपको एक ही एडवाइस दूंगा कि सभी लोग एक एक पौधा दोस्तों जरूर लगाएं, ताकि प्रदूषण है कम से कम दोस्तों हो और हम सभी लोग हेल्दी रहें। अब देखें क्वेश्चन नंबर 10, ताजमहल की सुंदरता पर संकट का वर्णन कीजिए। बिल्कुल दोस्तों करेंगे। यह तो इसका मुख्य कारण दोस्तों है अम्लीय वर्षा। क्या है? अम्लीय वर्षा कहते हैं इसको, एसिड रेन इसको इंग्लिश में कहते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसों के बढ़ने कारण अम्ल वर्षा होती कि नहीं होती? अम्ल वर्षा के कारण स्मारक के संगमरमर का जो संक्षारण है होता रहता है और इस घटना को संगमरमर कैंसर भी कहते हैं। धीरे धीरे इसका कलर कैसा होता था? मटमैला होता जा रहा है, येलोइश कलर होता जा रहा। अब इसी के पास मथुरा तेल परिष्करणी भी है। उत्सर्जित काजल कण जैसे निलंबित कणों का संक्रमण को पीला करने, संगमरमर को पीला करने में योगदान है। क्या? पीला करने में योगदान। अगर दोस्तों इन पे कंट्रोल ना किया गया तो कुछ समय बाद ताजमहल हमको सफ़ेद से कैसा पीला दिखाई पड़ेगा। ताजमहल स्थित कहाँ है? आगरा में स्थित है, शाहजहां ने इसको बनवाया था। अब देखेंगे 11 नंबर, जल में पोषकों के स्तर में वृद्धि किस प्रकार जल जीवों को उत्तरजीविता को प्रभावित करता है। बिल्कुल दोस्तों इसको देखेंगे। क्षेत्र से धोए जाने वाले रसायनों जैसे उर्वरक, खरपतवार नाशक, कीटनाशक आदि, इनको वीडिसाइड्स भी कहते हैं, कि अत्यधिक मात्रा तालाबों में प्रवेश करती ये शैवाल को पनपने के लिए पोषक तत्वों के रूप में कार्य करते हैं। एक बार जब ये शैवाल मर जाते हैं तो ये वे जीवाणु जैसे डिकम्पोजर के लिए भोजन का काम करते हैं। इस प्रक्रिया में इन तालों में बहुत सारी ऑक्सीजन का उपयोग हो जाता है। इससे ऑक्सीजन स्तर में कमी आ जाती है, जो जलीय जीवों को मारता है। क्या करता है? जलीय जीवों को मारता है। और जलीय जीव दोस्तों मर जाएंगे तो इससे जो इकोलॉजी सिस्टम है वह पूर्णतः प्रभावित हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों पर्यावरण पर जरूर ध्यान दें, क्योंकि यह दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है। यह वीडियो इम्पोर्टेंट है, यूपीएससी पीसीएस किसी भी स्टेट का हो, सुपर टेट कहीं का भी हो, और पीएसटी टीएसटी के लिए इम्पोर्टेंट है, रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी मेंस के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। जितने भी एग्जाम्स होते हैं जिसमें साइंस आती है ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों बस आपसे एक ही गुजारिश है कि वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इसी तरीके के लगातार वीडियो आपको मिलते रहेंगे। यह क्लास 8th का आखिरी चैप्टर था। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का, फटाफट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और पूरी आपको 12th तक हम साइंस कंप्लीट कराएंगे। 10th तक साइंस रहेगी, फर्स्ट ईयर इंटर आपकी बायोलॉजी रहेगी। दोस्तों इस क्लास को अधिक से अधिक लाइक करो, शेयर करो दोस्तों।
दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।